नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। किसान कानूनों के खिलाफ और एमएसपी की मांग को लेकर लगातार आंदोलन मजबूती की तरफ बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ बैठक की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। किसान कानूनों के जरिए केंद्र सरकार को घेरते हुए तीनों कृषि कानून को किसानों के लिए डेथ वारंट जैसा भी बता दिया आपने। और इसी दौरान किसान महापंचायतों को चल रहे दौर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 28 फरवरी को मेरठ में महापंचायत में शामिल होने का दाव चल दिया। किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी के किसानों की खासा पैठ देखी जा रही है और यूपी की राजनीति में पश्चिमी यूपी का वोटर बेहद अहम है। ऐसे में 2022 के चुनावों को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल किसानों को अपने पक्ष में करने की ताक में लगे हुए हैं। अब सवाल ये कि आप वाकई में किसानों से आपका ये वाकई में किसानों से प्यार है या फिर 2022 पर ये निशाना है? बस इसी पर आज की ये चर्चा है। लेकिन उससे पहले सुनिए किसान नेताओं को जो कि इस बैठक में शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी किसानों के साथ में खड़े हैं पहले से और आज भी खड़े हैं और किसान इनके साथ में खड़े हैं। किसान केजरीवाल जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और इनका साथ देंगे क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर। क्या लगता है कि आज की बैठक से कुछ नतीजा निकलने वाला है या कृषि कानून वापस हो पाएगा? आज की बैठक से अगर सरकार के दिल में कुछ रहम होगा किसानों के प्रति तो वो सोचेगी, सोचना चाहिए। किसान अन्नदाता है, वो परेशान है। बहुत बढ़िया नतीजा लेकिन बात हुई सारी। और जो भी नेता है भाई जो किसानों के पक्ष में बोल लगा वो एक किसानों का नेता है। तो किसानों की क्या रणनीति है आगे के लिए? और आगे तो भाई जो हमारे संगठन है ये बॉर्डर पर बैठे हैं ये कर तय करेंगे जो भी तो महापंचायत के लिए जो अनाउंस किया गया है, क्या वो लगता है कि महापंचायत कितनी कारगर होगी? पंचायत फुल कारगर होगी भाई खूब। मगर सरकार तो कह रही है कृषि कानून वापस नहीं होगा। नहीं ना होगा तो हम तो वापस करवा देंगे हमारी भाई यानी कि आंदोलन चलता रहेगा? चलता रहेगा बराबर बराबर चलेगा। बैठक के अंदर तो यही है किसान एक हो जाओ सब और हम हटके नहीं जाएंगे इस सरकार से। इन्हें कानून वापस लेने पड़ेंगे। और सरकार तो मना कर चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मना कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। प्रधानमंत्री कह दो मैंने, हम तो नहीं मानना है, हम नहीं मानना है। आप नहीं मानेंगे? नहीं मानना तो है। यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा? इसी तरीके से जारी रहेगा। बैठक का नतीजा यही निकला है कि आज जो किसान जो अन्नदाता कहलाता है और जो परेशान है उसको आम आदमी पार्टी के जो सीएम साहब हैं उन्होंने आमंत्रित किया, उन नेताओं को उनको बुलाया गया है कि जो आंदोलन के अंदर हमारे किसान भाइयों की जिंदगी की कुर्बानियां जा रही हैं और कोई सरकार सूद नहीं दे रही है, तो जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं और किसानों का साथ देंगी उन राजनीतिक पार्टियों के साथ किसान भी इसी तरह का स्वभाव करेगा जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। उनके हमारे बॉर्डर पे जो हमारा आंदोलन चल रहा है हर तरह की सपोर्ट की है, तो हम भी इन्हें आने वाले टाइम में सपोर्ट करेंगे, किसान भाई के साथ खड़े रहेंगे जो भी पार्टी हमारे साथ। तो चर्चा की तरफ रुख करेंगे। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सहरावत बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। ज्ञानेंद्र भारद्वाज आप नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपका भी स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। अजय वर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत अजय जी न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी ज्ञानेंद्र जी, किसानों से प्यार क्या वाकई में प्यार है या 2022 दिख रहा है यूपी का? अजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अजय वर्मा जी, आप जी बताएं। जी अजय जी, आपके पास आऊंगी। ये जिस तरीके से महापंचायत का दौर चल रहा है और एक के बाद एक तमाम विपक्षी दल महापंचायतों को लेकर अपनी अपनी तारीखों का ऐलान कर देते हैं, ये वाकई में किसानों से प्यार है अजय जी या फिर 2022 दिख रहा है यूपी का? अब मैं अजय वर्मा बोल रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ जी अजय वर्मा जी, मैं आप ही की बात कर रही हूँ क्योंकि कांग्रेस भी महापंचायतों में जाके शामिल होती है ना। ऋतु जी, आजादी में जो कांग्रेस का योगदान था और आजादी से पहले जो कांग्रेस का योगदान था वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के इन वीरों का है, ना बयान वीरों का है, ना किसी और का है। नहीं, कुछ तो नई पार्टियां बनी हैं। तो आजादी से लेके अब तक किसानों की समस्या हो, देश की समस्या हो, व्यापार की हो, रोजगार की हो, विकास की हो, सभी लोग कहते हैं कि 70 साल 70 साल 70 साल, लेकिन देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भारत का जन्म 2014 में हुआ और उत्तर प्रदेश का जन्म 2017 में हुआ, जब वहां
एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, उन्होंने भारत खोज करी। ठीक है, अब ये किसानों की समस्या की बात है। कांग्रेस किसानों के साथ थी, कांग्रेस किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगी। रहा अब और पार्टियों का, ये तो अच्छा है, देश का मुद्दा है। आप पार्टी भी आए और भी लोग आए, कम से कम 68 करोड़ किसानों की समस्या जब लोगों को अंधभक्ति के तहत होकर, और 2014 और 2019 में भी वोट देकर, जबकि जीडीपी नीचे जा रही थी, व्यापार रोजगार घट रहे थे, व्यापार घट रहे थे, बेरोजगारी घट रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, अत्याचार बढ़ रहे थे, लूट डकैती मर्डर बलात्कार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे थे, और देश और प्रदेश के नेता अपना पॉलिटिकल विंडेटा चलाने में लगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम या हिंदुस्तान पाकिस्तान या अब चाइना और इंडिया चल रहा है। तो ऐसे में ये कोई अतोस्योक्ति नहीं है कि किसानों के लिए 3 काले कानून बना दिए और इसके ऊपर भी वो, मुझे लगता नहीं है कि ये हटाएंगे। क्यों? कि इनका काम ये है अपने 4 क्रोनी कैपिटलिस्ट लोगों की मदद करना और हिंदुस्तान के गरीब आवाम को आटा 120। चलिए, ये बात बार बार निकलकर सामने आती है जी अजय जी, ये बात बार बार निकलकर सामने आती है कि पूंजीपतियों की मदद करना, खासकर 4 लोगों के नाम यहाँ पर लिए जाते हैं, 4 ग्रुप्स के नाम लिए जाते हैं। आपके पास आना चाहूंगी ज्ञानेंद्र जी, ये जो बैठक हुई है इसका लक्ष्य क्या था? किसानों को साधना, क्या वाकई में उनकी परेशानियां सुनना, या फिर ज्ञानेंद्र जी? बहुत छोटी सी डिमांड है, ये कह रहे काले कानून मेरे खिलाफ है, मेरे हित में नहीं है, इन 3 कालों कानून को निरस्त कर दिया जाए। बहुत बड़ी डिमांड है। देश का किसान ये कह रहा है तो इस सरकार को मान लेना चाहिए, सरकार को अपना जिद्दी रवैया अड़ियल रवैया छोड़ के इन 3 काले कानूनों को निरस्त कर देना चाहिए। ये 3 काले कानून एक तरीके से किसानों के लिए डेथ वारंट है। देश का किसान से बात करने से कोई तैयार नहीं है। आज हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल किसानों को बुलाया, उनसे बात करी, और हमारी भी एक ही डिमांड है, किसानों की भी एक ही डिमांड है कि 3 काले कानून निरस्त कर दो, और जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कह रही थी उसके हिसाब से जो 23 फसलें आप उनकी एमएसपी तय कर दो। और हम नहीं कह रहे, 2014 खुद नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों से वायदा करा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। किसानों से स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर किसानों ने वोट करा, एक बार में 2 बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करा, 2 बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी किसानों को भूल गए, वो 2 उद्योगपतियों के साथ खड़े हो गए। एक तरफ देश के 70 करोड़ किसान खड़े और एक तरफ नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के साथ खड़े। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का किसान अडानी अंबानी का गुलाम बन जाए, देश की कृषि व्यवस्था अडानी अंबानी के हाथों में चली गुलाम बन जाए, उनका नौकर बन के काम करे। देश के किसान को मंजूर नहीं है। चलिए ठीक, अजय जी, किसान कह रहा है अजय सहरावत जी, अजय सहरावत जी, यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि एक तो केंद्र सरकार किसानों की सुन नहीं रही, दूसरी बात ये 3 ही कानून जो है, लगातार जितने महीने से आंदोलन चल रहा है, लगातार एक ही बात बार बार सामने आ जाती है कि पूंजीपतियों के लिए कानून है, किसानों के विकास के लिए कानून नहीं है। जी, मैं दोनों पक्षों को सुनकर दोनों पक्षों को जवाब देना चाहूंगा। पहली, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सारे सवाल उठाए, मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि भाई आपकी सरकार में इतनी फार्मर सोसाइटीज होती थी, आप उस पर जवाब तक नहीं देते। स्वामीनाथन कमीशन आप ही के समय पर बनी थी और आपने उसके ऊपर कभी कोई लागू नहीं किया। ना आपने कभी एमएसपी के प्राइसेस बढ़ाए, जो आज भाजपा की सरकार ने 1.5 गुना एमएसपी किया है। आज किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आज सॉइल कार्ड बने हैं, आज किसान सक्षम समर्थ किसान हो रहा है, और उसी दिशा में एक नया फार्म बिल लेकर आए जिससे आने वाले समय में किसानों का ही बेनिफिट होगा। क्योंकि ये जो सारे पॉइंटर हैं, इन सारे पॉइंटर की बात ही स्वामीनाथन कमीशन में बात करेगी। 1 नेशन ओपन मार्केट फॉर फार्मर्स उसी में बात करेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात उसी में बात करेगी, एमएसपी की बात उसी में करेगी, और एमएसपी यूं का यूं लागू है। पहली बात, दोनों पक्ष अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को तलाश कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस की पार्टी। आम आदमी पार्टी एक्सपर्ट है आंदोलनों का फायदा उठाकर अपनी पृष्ठभूमि को पक्का करने। अन्ना जी का आंदोलन का फायदा उठाकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई, उसके बाद सीए एनआरसी का आंदोलन का फायदा उठा के दिल्ली में दंगा हुआ, उसके बाद इनकी सरकार बनी। आज किसान आंदोलन में भी जाके पूरी आग लगाने का काम करते, वाईफाई वहां पर लगाते हैं, फिर 26 जनवरी का दंगा बढ़ता। देश में कोई भी आदमी, चाहे वो एंटी सोशल हो चाहे वो एंटी नेशनल हो, अगर वो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उसके साथ इसलिए खड़े हैं
क्योंकि इनको राजनीतिक पृष्ठभूमि अपनी बनानी है। ये देश की किसी भी ऐसी एंटी सोशल एलिमेंट के साथ खड़े होने को तैयार है, चाहे वो देश को तोड़ दे, चाहे वो देश को बर्बाद करने की बात करे। ये दोनों पक्ष उनके साथ खड़े, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि दिख रही है। पंजाब के चुनाव में, अब निकाय चुनाव में कांग्रेस की बड़ी भारी जीत हुई, तो अब कांग्रेस ने ना तो ईवीएम पर सवाल उठाए, ना किसी और चीज पर सवाल उठाए। रही बात फार्म बिल की, ये कह रहे हैं कम्युनिकेशन सरकार ने कही है। 11 से 12 चरणों की बैठक भारत सरकार के साथ रही है। मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं हर किसी बैठक चर्चा के लिए तैयार हूं, आप मुझसे डिबेट करो, डिस्कशन करो। जब पार्लियामेंट में बैठने की बारी आती है तो आम आदमी पार्टी के जो दोनों सांसद है वो तो वहां प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं, जैसे वो अजय सांसद जी, नहीं, आपने वो जो यहाँ पर बात रोड पे कही, बयानबाजी अजय करते जी, हैं। जी अजय जी, आपने जी। एक बात कही कि पीएम मोदी ने एक बात कही कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर एक बात जी। ये है कि हर बार टाइम और जगह बताई जाती थी, लेकिन इस बार ना तो टाइम जी। और ना ही जगह कुछ नहीं बताया। किसान भी दूसरी तरफ यही कह रहे हैं कि भैया हमें बताइए कहाँ आना है, हम तो आएंगे। जैसे अब तक 11 दौर की जी, वार्ताएं जी। रही हैं, आगे भी पहुंचेंगे। जी 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 जी, मैं उस पर भी बता दे रहा हूं आपको। जब पार्लियामेंट में चर्चा का जब समय आया, कांग्रेस के राहुल गांधी वहां डिबेट नहीं कर रहे, डिबेट से वॉकआउट करके चले गए जहां चर्चा की जगह, क्योंकि चर्चा नहीं करनी है, रोड पर वाद विवाद करना है। वाद विवाद होगा तो लोगों को बरगला पाएंगे, झूठ बोल पाएंगे, और उससे इनकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का ही एकमात्र तरीका है। ना सांसद आम आदमी पार्टी के और ना सांसद कांग्रेस की सदन में खड़े होकर ना तो कोई डिबेट करता है, ना तो कोई चर्चा करता है। मुझे लगता है आपको ये बात तय करनी पड़ेगी कि चर्चा सदन में होगी। जब वहां आपका रिप्रेजेंटेशन वीक है तो वहां वीक क्यों है? और रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने तो बिल ही फाड़ दिया था अपनी विधानसभा में। वो नाटक क्यों किया था भाई, जब आपको ये पता है कि सेंटर का बिल है, अब वो बिल फाड़ के वो नाटक क्या दिखा रहे थे? तो मुझे लगता है ये सिर्फ अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के चलिए ज्ञानेंद्र जी, जवाब दोनों दीजिए। पार्टियां हर सारा हरकत करने नाटक तैयार हैं। है सिर्फ राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है कि जो इनकी सरकार के खिलाफ खड़ा होगा उससे नाटकबाज कह देंगे, उससे खालिस्तानी कह देंगे, उससे आतंकवादी कह देंगे, कुछ भी कह सकते हैं। देश के मैंने तो इसमें से एक भी टर्म नहीं कही सर, मैंने एंटी सोशल एलिमेंट का। मैं पूछना चाहता हूँ जो हिंदू सिंधी बॉर्डर पे और बॉर्डर पे रहने के आतंकवादी है, वही लोग हैं जिनका एक बेटा सीमा पर पाकिस्तान से लड़ रहा है, चाइना से लड़ रहा है, और एक भाई सामने बैठ के नरेंद्र मोदी की सरकार से लड़ रहा है। अगर आपका अगर आपका वार्ता करने की इच्छुक हो तो आप आओ, किसान से बात करो। आपके मंत्री नरेंद्र तोमर चाहते हैं, लेकिन किसानों की सुनते अपने अपने क्या बात क्या सीधी सीधी बात है कि ये तीनों काले कानून जो किसानों के लिए डेथ वारंट है, इनको कौन प्रभाव से निरस्त करे मोदी सरकार, और स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको लागू किया जाए। इसके अलावा कोई डिमांड नहीं है। आप इनके माफ अपने दोस्तों का 5 लाख रुपए माफ करो अपने 2 दोस्तों का, लेकिन इन किसानों के लिए आपने जो डेथ वारंट तैयार करा है, इस डेथ वारंट से बांध दो। आप कह रहे किसान ऐसा है, देश का किसान बो रहा है तो मैं आप खा रहे हैं। आप क्या आपको पकड़ रहे हो? आओ किसानों से बात कर लो, हिंदू बॉर्डर में जाके वहां बैठकर नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत है, अमित शाह को कोई दिक्कत है, नरेंद्र सिंह तोमर को दिक्कत है, पीयूष गोयल को दिक्कत है? फिर देश का अन्नदाता है किसान है, थोड़ी सी अपनी गर्दन झुका लो, थोड़ा सा अपना अहम और घमंड अपने करूर को थोड़े दिनों के लिए घर छोड़ के आ जाओ। चलिए ज्ञानेंद्र जी, यानी कि आपको लगता है कि ये तीनों ही जो छोड़ना पड़ेगा जी ज्ञानेंद्र जी, यानी कि आपको यहाँ ये लगता है कि तीनों ही कृषि कानून डेथ वारंट के लिए की तरह है किसानों के लिए, यानी कि आपका ये कहना है साफ साफ शब्दों में। लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पर विधानसभा में बुला के किसानों को, फिर उनके साथ बातचीत करके, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर पश्चिमी यूपी के जितने भी किसान नेता है आपने उनको बुलाया, भैया और भी तो किसान है ना, उनको बुलाकर नेताओं को फिर आपने उनसे बातचीत की और उनको बकायदा आपने समझाया है कि तीनों ही कानून ठीक नहीं है, और किसानों को लेकर बातचीत करने के लिए भी सरकार का जिस तरीके से अभी तक रुख रहा है वो बातें कही है। सबसे बड़ा सवाल कि इस तरीके से हर पार्टी किसानों को क्यों बरगलाने की कोशिश कर रही है, यानी कि जाहिर सी बात है 2022 का जो चुनाव है वो नजर आ रहा है, और वैसे भी आम आदमी पार्टी तो ऐलान कर ही चुकी है कि चुनाव तो उसे लड़ना है, और अगर उनके बीच में पैठ नहीं बनाएगी तो आखिर कैसे चुनाव जीतेगी? रितु जी, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि देश के किसान ये कह रहा है, और देश के किसान के साथ खड़ा होना कोई पाप नहीं है ये। अरे देश के किसान के साथ खड़ा होना मेरा भी नैतिक धर्म है, आपका भी नैतिक धर्म है, और अब
का है, क्योंकि ये किसान हमारा भगवान है। किसान बोए तो ऋतु जी, हमारे बच्चे आपका हमारा परिवार चलेगा। इसमें ऋतु जी, मैं एक बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है इस आंदोलन का फायदा कोई राजनीतिक दल उठा लेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं आपके पास आऊंगी सरावत जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं वर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। वर्मा जी, ये आखिर क्या हो रहा है? हर दल बुलाकर किसानों को कोने में ले जाकर बैठक करके अपने अपने हिसाब से क्यों मनाने की कोशिश कर रहा है? ये किस तरीके का प्यार है किसानों के साथ में तमाम दलों का? किसानों को देखिए किसानों के बहाने कहीं ना कहीं वोट नजर आ रहे हैं, सेंटिमेंट्स के साथ में निशाना बनाया जा रहा है चुनावों को। ऋतु जी, ये भारत बहुत खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतंत्र कायम है, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। उस लोकतांत्रिक कंट्री का किसान वो पार्ट है जो अन्नदाता है, जो सबको आटा बनाता है, खाना देता है, रोटी देता है। तो उसकी दुर्गति हो जाएगी तो और तो सब छोड़ दीजिए। ये लोग नाथूराम गोडसे के समर्थक लोग सरकार चला रहे हैं, आशा बापू के समर्थक सरकार चला रहे हैं, आशा बापू के शिष्य सरकार। मुझे लगता है मुद्दे पर रहेंगे तो ठीक है। अगर डिक्टेटरशिप की बात करूंगा तो फिर मैं इंदिरा गांधी 1984 और भिंडरावाला भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, बड़े प्यार सर मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप शब्दों का चयन ठीक करेंगे तो मैं आपको नहीं इंटरप्ट करूंगा। फिर मैं भिंडरावाला पे भी आऊंगा, मैं जसबीर रोड पर भी आऊंगा, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन पे भी आऊंगा, 1984 के दंगों पे भी आऊंगा, जगदीश टाइटलर पर भी आऊंगा, बापू के फिर मैं सारी चीजों पर आऊंगा। तो मुझे लगता है आप टॉपिक पर हैं तो मैं आपको नहीं टोकूं। बापू के हत्यारों के लोग जो है सरकार जो समर्थक सर फिर वही बात है ना, आप एक रटा रटाया ज्ञान लेकर अपनी पार्टी से आ जाते हो। जो इशू है ना तो उसको आप एड्रेस करना चाहते हो पार्लियामेंट में, ना रोड पर और ना डिबेट में। आज डिबेट में फार्म की बात हो रही थी, आप क्या बातें कर रहे हो? आप बोल अगर मैं असैसिनेशन के 1984 के दंगों में किसका हाथ था? आप बताएंगे जरा। सज्जन कुमार जेल में क्यों है? बताएंगे जरा। आप बोल कांग्रेस ने सरदारों के साथ क्या किया बताएंगे जरा। अच्छे हो, भिंडरावाला को बनाने वाले कौन है बताएंगे जरा। बताएंगे आप आइडियोलॉजी नहीं, आप छोड़कर अगर आप विचारधारा की लड़ाई करना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपके कान सुन हो जाएंगे और आपके लोग की जबान चुप हो जाएगी कि ये देश का व्यापार खत्म कर दिया। गब्बर 28% जीएसटी लगाकर नोटबंदी करके देश के नोट को झूठे व्यापारियों को, झूठे लोगों को, गरीब लोगों को काला धन वाला बता दिया। कोरोना काल में 90 करोड़ रुपए रोज प्रति घंटा, यानी इन क्रोनो कैपिटलिस्टों की पूंजी 55% तक बढ़ गई और हर आदमी की पूंजी घट गई। किसान बर्बाद है, आम आदमी बर्बाद है। तो रितु जी, आप ये क्रोनोलॉजी समझिए बीजेपी की कि हिंदुस्तान के 136 करोड़ में से बीजेपी के 92 वीर, इनका आईटी सेल और इनका वो झूठ जो दिखाता है वो से छोड़ दीजिए। बाकी लोगों को ये रोटी खाने को विकास बताएंगे, रोटी खाने को ये कहेंगे कि इसको आप ये समझिए कि यही विकास है, ताकि लोग और सब चीज भूल जाएं। किसानों के मुद्दे पे भी यही कारण है कि इनके एमएसपी कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में आप देखिए बिहार का क्या हाल है। पंजाब की प्रति एकड़ लागत पे बेनिफिट 2,25,000 है और बिहार में 50,000 केवल प्रति एकड़ पे। ऐसे ही आप जब आप आवश्यक वस्तु अधिनियम पे जाएंगी तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं। तो ये बेनिफिट देने के लिए पेट्रोल डीजल की आप देखेंगी नहीं, 100 रुपए क्रॉस कर गया। कुछ अंधभक्त बीजेपी के लोग कहते हैं हम तो किडनी बेच के भी पेट्रोल खरीद लेंगे। अजय जी एक मिनट, आपने जैसे कि बताया कि चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनको लेकर मंथन करना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर तो सरकार भी तैयार है, लेकिन किसान पहुंच ही नहीं रहे हैं। उनकी ये मांग कि तीनों ही कानून रद्द कर दो, जिस तरीके से लगातार विपक्ष ये मुद्दा उठाता है कि जितने भी पूंजीपति हैं उनको लाभ होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पूंजीपति को कैसे लाभ होगा आखिर। मैं बता रहा हूँ, 2016 में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, किसान भाइयों आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। 2021 आ गया, ये मैं आपको वीडियो दिखाऊं, मेरे इस फोन में है। और 2014 में ये कहा था 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, काला धन आएगा, एमएसपी की गारंटी देंगे। एमएसपी में 211 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, 175 पॉइंट कांग्रेस ने सारे सुधार कर दिए थे, बाकी पॉइंट्स बीजेपी ने कहा हम कर देंगे, लेकिन एक भी सुधार नहीं करा। ये कहते हैं एमएसपी स्वामीनाथन। तीनों काले कानून हमारी मांग है, प्रियंका गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, सारे कांग्रेस पार्टी की, कि किसानों के हित में
68 करोड़ किसान और बाकी वर्मा जी, गरीब आदमियों के हित में इन्हें केंद्र वापस में लें कांग्रेस और भी रही MSP की है, गारंटी दें। किसानों के सुधारों के लिए क्या किया? तब नहीं याद आई क्या इन सारी चीजों की? ये जितने भी सुधार अभी आप गिनवा रहे हैं तो तभी भी हो सकते थे, तभी कर देते। देखिए 2013 में कांग्रेस पार्टी ने फूड सिक्योरिटी बिल पास किया था, आपको याद हो, 82 करोड़ लोगों नहीं, को MSP 3 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो गेहूं मिलता था। ये लोग उस फूड बिल को खत्म सर, करना ये चाहते फूड हैं। सिक्योरिटी बिल का पैसा कहां से आता है? जब सुन लीजिए, जब जो 1 रुपए गेहूं आता है, वो 1 रुपए गेहूं कहां से आता है? आने वाले इस कानून को लागू होने के बाद यह सत्य है। नहीं आप अजय जी, किसानों का देखिए गेहूं सस्ता किसानों की खरीदना- एमएसपी की मांग बहुत पुरानी है और आज जब सड़कों जी। पे उतरे हैं तो वर्मा जी ये बात वो बार बार कह रहे हैं कि भैया हमारी मांग तो ये हमेशा से, आज ये तीनों ही कानूनों को लेकर जब सड़क पर उतरे हैं तो चलिए ठीक है, एमएसपी को लेकर किसानों कानून की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चलिए, सवाल मैं- कि अगर कांग्रेस साथ में खड़ी ही है तो ये एमएसपी को लेकर कानून पहले ही बना देती, पहले भी तो थी। हमने तो कोई दिक्कत ना एमएसपी हमारी पर सरकार में कभी कांग्रेस की की ना सरकार है। के समय पर हमारा तो गेहूं ये पर है जो एमएसपी दी कि जाती 100 थी रुपए किलो वो बात गेहूं मिलेगा 30,000 तो अपने करोड़। आप फूड सिक्योरिटी भाजपा की खत्म हो सरकार जाएगा। 73,000 करोड़ की एमएसपी ले रही और है। सुन लीजिए, धान की फसल पर इनके ये समय में देश मात्र के 60,000 लोग, करोड़ की आपने कीमत। सुना 29 आज तारीख को 2020 में रिकॉर्ड प्रोडक्शन पे रेडियो की 1,72,000 मन की बात पर हम लोग प्रधानमंत्री एमएसपी जी दे ने चुके हैं। दालों महाराष्ट्र के ऊपर के ये मात्र किसान से बात 236 कराई। करोड़ रुपए की एमएसपी देते थे, आज हम 10,000 करोड़ की एमएसपी दे चुके उसने हैं। कहा और बात रही कि किसान मुझे के भले मेरा की, धान किसान इतने सम्मान रुपए निधि, मिल रहा था, किसान सॉइल कार्ड, मेरे को SDM किसान का को मतलब लोन मोदी जी और उसकी धन्यवाद। फसल बीमा लेकिन योजना, पाँच दिन ये बाद भाजपा सैरावत सरकारी जी, लेकर आई देखिए, है। वर्मा जी मैं आपके पास लौटूंगी। सैरावत जी मेरा आपसे सवाल था उसने ये कहा कि कि मेरा आखिर 3.5 लाख जब रुपए किसानों नुकसान हो गया। को, किसानों के मन में इतनी सारी शंकाएं हैं, बार बार ये बात कही जा रही है केंद्र की तरफ से भी कि भाई बरगलाया जा रहा है, इतनी सारी शंकाएं हैं, आखिर वो दूर करने में नाकाम क्यों है केंद्र? रितु जी मेरी बात आप समझिए, इस देश में कितने करोड़ किसान बताए इन्होंने? 68 करोड़ के आसपास कुछ गिनती इन्होंने बताई। कुछ चुनिंदा संगठन ही सिर्फ यहाँ पर बैठे, पूरे देश का किसान व्यापक लेवल पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। ये 2 करोड़ सिग्नेचर तो एक हफ्ते में लेके आ गए थे, लेकिन जब प्रोटेस्ट करने की बारी आई तो इनको जो चक्का जाम की स्थिति थी उसमें 2 लाख किसान नहीं मिले थे इनको ठीक से। तो ऐसी बात ना समझी जाए, जो किसानों की एक साइलेंट मेजोरिटी है वो मोदी जी के साथ है। क्यों? क्योंकि हमने एमएसपी 1.5 गुना करी, हमने किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम रखा, हमने फसल बीमा योजना दी, हमने हेल्थ सॉइल कार्ड दिए। हम फार्मर के लिए जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं। आज किसान सम्मान निधि डायरेक्ट किसान के खाते में जाती है, ना कि लोन माफी के नाम पे उनको बुलाया जाता है। आज किसान का हक समझकर ही ये तीनों बिल लाए गए हैं और इन तीनों बिल के तीनों लॉज मेंशन करे गए हैं स्वामीनाथन कमेटी के अंदर। वन नेशन वन फार्मर मार्केट का नाम भी स्वामीनाथन कमीशन के अंदर ही मेंशन है। लेकिन इतनी हिम्मत कांग्रेस की सरकार में कभी थी नहीं कि वो इस बिल को अप्लाई कर पाते। इतना जिगरा लेकर आज मोदी जी ने इस बिल को घोषित कराया। पहली बात मैं कहना चाहता हूं, अभी तक इस बिल के फायदे नुकसान ना तो सरकार को मिले हैं ना तो किसान को मिले हैं, लेकिन किसान इतनी रिजिडिटी के साथ, किसान भी नहीं कहूंगा, जो सो कॉल्ड 32 संगठन किसानों के हैं वो इतनी रिजिडिटी के साथ आज यहां बैठ रहे हैं। आर टिकैत साहब उत्तर प्रदेश की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जातीय समीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? ये जो महापंचायतें आ रही हैं जो कांग्रेस के साथ भी बैठी हैं और जो आम आदमी पार्टी के उसमें भी बैठे हैं, जाट महासभा के लोग उसमें नहीं आ रहे हैं क्या? जाट समुदाय को रिझाने के लिए, जो कि इनको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर है, हरियाणा के बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर है, जाट समुदाय की प्रतिकूल राजनीति करने के लिए ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों हक में है। इसीलिए वो उनको भड़का रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं। बाकी कोई समस्या नहीं है। आज इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जीरो है, तो उसको डेस्परेशन से पाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात भी की गई, अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब बैठक ली तो उन्होंने कहा, स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र उन्होंने किया, तो अब ये बात खुद यहाँ पे सैरावत साहब कह रहे हैं कि भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट को देखते हुए ये तीनों कानून बनाए गए हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? रितु जी देख लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों किसानों के खिलाफ है। ये जो तीनों काले कानून आए हैं इसको ड्राफ्ट किसने करा था? यूपीए की सरकार ने। स्वामीनाथन कमीशन कब बना था? 2009 में। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? 2010 में। 2010 से लेके 4 साल कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। 2021 हो गया, 7 साल से भारतीय जनता पार्टी इसको लागू नहीं कर रही। तो हमारे साथी कह रहे हैं अरे भैया 23। चलिए गणेंद्र जी, समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल वही कि आखिर वाकई में ये सभी राजनीतिक दलों का किसानों से प्यार है या फिर चुनावों के मद्देनजर किसानों को मनाने की ये कोशिश है? फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।